तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्कों के बारे में। आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आर्कियोलॉजिकल शब्द की उत्पत्ति हुई है आइकोस, एक ग्रीक का शब्द है आइकोस। इसका मतलब होता है एंशियंट या प्राचीन। लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना या ज्ञान। अगर किसी प्राचीन चीज़ का हम अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक के दो शब्दों आर्काइओस और लोगोस से मिलकर बना है। ठीक है। यहाँ पर यूनानी व ग्रीक आर्कियोलॉजी शब्द भाषा के दो प्रमुख से मिलकर बना है। प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन ही आर्कियोलॉजी का असली मतलब होता है। पुरातत्व या मूलभूत प्रक्रिया परिभाषा देखेंगे हम। मूल प्रक्रिया यानी बेसिक देखेंगे हम। तो यहाँ पे पुरातत्व मुख्य रूप से जमीन के नीचे दबी हुई अतीत के अवशेष सामग्री खोजने के लिए धरती की खुदाई करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिकल। ये बेसिक परिभाषा है। दूसरी है लिखित इतिहास के पूर्व का ज्ञान। पुरातत्व हमें लिखित दर्ज इतिहास से भी पहले के मानव जातीय इतिहास और विकास क्रम को समझने में मदद करता है। तीसरा है सामान्य परिभाषा। सामान्य शब्दों में पुरातत्व को प्राचीन मानव गतिविधियों के अवशेष से संबंधित ज्ञान अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो मोटा मोटा अपने पास क्या हो गया कि अगर कोई जो लिखित प्रमाण है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले लिखित प्रमाण अपन को कहाँ से मिलना स्टार्ट होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर मोहनजोदड़ो से, या फिर हमें मिलना स्टार्ट होते हैं जो हमारी सभ्यता है यानी कि हमारे वैदिक काल है, वहाँ से अपन को सुनियोजित टेक्स्ट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के अंदर किस तरीके की प्रथाएं चलती थी, किस तरीके का चीज़ें चलती थी, उसको हम लिखित रूप में पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे पहले चल जाएँ, पैलियोलिथिक एज में चल जाएँ, या फिर कोई उससे पहले की चल जाए अपन, जैसे प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, तो वहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से चीज़ें कंटिन्यू होती थी। तो उसको समझने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, वो है उनके अवशेषों का अध्ययन करना। और उसे हम जो अवशेषों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान। यहाँ पे देखो तकनीकी परिभाषा एवं दायरा। अब तकनीकी परिभाषा एक तो होता है, एक परिभाषा ऐसी होती है जो आम आदमी को समझाई जाती है, एक होती है टेक्निकल परिभाषा, टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। वो सिर्फ जो उसमें काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनको ही पता होती है और उनके लिए काम की होती है वो। व्यवस्थित अध्ययन क्या है? तकनीकी रूप से ये प्राचीन परावस्तुओं यानी एंटिक्वेट्स का एक व्यवस्थित अध्ययन है। मतलब परावस्तुओं को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा एंटिक है, उनका जो अध्ययन करा जाता है उसको हम इसको व्यवस्थित तरीके से उसको अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। इतिहास का पुनर्निर्माण उन राष्ट्रों और लोगों की शुरुआती इतिहास को जोड़ता है जिनके बहुत कम या कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं। अवशेषों के प्रकार, यह अध्ययन इमारतों के अवशेष, दफन स्थल और औजारों के और आभूषणों, बर्तनों के आधार पर किया जाता है। अब एक बात बताइए कि जब पुरानी चीज़ों की बात करेंगे, हम अवशेषों की बात करेंगे, तो उसमें क्या क्या मिल सकता है? हमें बर्तन मिलेंगे या कपड़े मिलेंगी या कुछ इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। मोबाइल या आगे की चीज़ें तो हमें नहीं मिलेंगी ना। इसीलिए क्या होता है कि जो पुराने अवशेष होते हैं उसको ढूंढ के हम परिभाषाएं बनाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि परिभाषाएं पहले बनती हैं या पहले सिद्धांत दिए जाते हैं? मतलब मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आर्कियोलॉजिकल एक व्यक्ति होगा, कोई रिलिक मिला उसको या कोई एंटिक्वेट मिला, तो उसने देखा उसको, तो उसने उसके बारे में पहले सोचा होगा या पहले उसके निष्कर्ष निकाले होंगे। एक तो है निष्कर्ष कि भाई मैं ये चीज़ साबित करने बैठा हूँ, कि भाई ये चीज़ ये साबित करने बैठा हूँ, मैं कोई ए पॉइंट साबित करने के लिए बैठा हूँ, तो मेरे पास 10 तरीके के पॉइंट, 10 तरीके की चीज़ें निकली। अब ये जो उसके अंदर से 6 चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेरा धारणा है ए वाली, उसको प्रूफ कर रही है कि मैं जो सोच रहा था और ये जो चीज़ें मिली हैं वो उससे मेल खाती हैं। लेकिन 4 चीज़ें ऐसी मिल गई जो मैं निष्कर्ष निकाला हुआ था मैंने दिमाग के अंदर, लेकिन उससे मेल नहीं खा रही, वो बी से मेल खा रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को ये साबित करने में मदद कर रही है कि कोई चीज़ जो हमारी अवधारणा ए है वो उसको साबित कर रही है, लेकिन कोई अवधारणा हमारी बी नहीं है, जो हमारी अवधारणा से मेल नहीं खाती, वो ऐसी चीज़ें मिल गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या होता होगा? आदमी उन 5 को तो रख लेता होगा और इन 5 को फेंक देता होगा, या फिर कुछ अलग दो परिभाषाएं बनाता होगा? क्या करता होगा आपके हिसाब से? देखो, अलग अलग परिभाषाएं, कई लोग जो अपने मन में धारणा बना के रखते हैं उसको प्रूफ करने के चक्कर में आधी चीज़ों को छोड़ देते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो अपने धारणाओं के खिलाफ जाके कुछ बनाते हैं। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से वो जब अपन इतिहास में पढ़ेंगे, जब अपन को समझ में आएगा थोड़ा सा। पुरातत्व अध्ययन निम्नलिखित प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया जाता है। देखो, पहला होता है उत्खनन, जो
जो खुदाई के अंदर से जो अवशेष मिलते हैं उसको बोलते हैं अपन उत्खनन। अतीत के भौतिक अवशेषों, संरचनाओं और परावस्तुओं को उजागर करने के लिए प्राचीन स्थलों की वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित खुदाई करने की प्रक्रिया है, इसको बोलते हैं अपन उत्खनन, एक्सक्लेवेशन। एक होता है पूरा लेखा शास्त्र यानी एपिकोग्राफी। प्राचीन शिलाओं, धातुओं, स्तंभों और गुफाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण अभिलेख, शिलालेखों का अध्ययन इसके अंदर आता है अपने पास। तीसरा होता है मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र का मतलब क्या हो गया? प्राचीन सिक्के, मुद्राओं और उनकी ढलाई तकनीकों का अध्ययन जो तत्कालीन आर्थिक व राजनीतिक स्थिति की जानकारी देता है। कई लोग सोचते हैं मुद्राओं से क्या पता चलता होगा? मुद्राओं से जो राजा का एक्चुअल नाम, डेट या गुप्ता काल की जो बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं हमें गुप्ता काल की, वो ज़्यादातर सिक्कों से पता चली हैं। वो किस नाम से अपने आप को संबोधित करते थे या कि उनका जो काल था वो कैसा था। अब एक बात बताइए, अगर किसी काल के अंदर आपसे मैं पूछूं कि अगर किसी काल के अंदर एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया 360 डिग्री में आपको सोचना है, तो 360 के अंदर कैसे सोचेंगे? अगर आपको किसी खुदाई हुई और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपको ये पता चल गया कि वहाँ पे किसी ए नाम के व्यक्ति का शासन था और वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में आपको सोने के सिक्के मिल जाएं, गोल्ड कॉइन मिल जाए, अगर आपको बहुत अधिक मात्रा में गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिल जाए हैं, हेलो, गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिल जाए आपको, तो आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बेकार थी, अच्छी थी या बहुत अच्छी चल रही थी या बहुत अच्छी चल रही थी? और अगर आपको उसी के साथ के अंदर ही किसी दूसरे या मेसोपोटामिया या कोई सी भी सभ्यता के अलग के कोई दूसरे राज्य के भी आपको सोने चांदी के सिक्के मिल जाए, तो आप क्या कह सकते हो कि इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी बहुत बढ़िया था और इनका जो है बहुत अच्छा चलता था। अब जैसे कई लोग बोल देते हैं, आपने कई लोगों से सुना होगा कि जो गुप्त पीरियड था हमारे पास, गुप्त काल था, गुप्त काल के अंदर हमारा जो है उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये आपने सबने सुना होगा, गुप्त काल के अंदर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, हाँ ना? हाँ, तो कैसे पता चला आपको सोने की चिड़िया था? उस समय अगर वो कुछ लिख के जाते हैं कि भाई हम भारत सोने की चिड़िया, तो आप मानते नहीं कि भाई उनका तो खुद का लिखा हुआ है और कोई आदमी अपनी बुराई क्यों करेगा? तो गुप्त पीरियड है। देखो मैं आपको एक थोड़ी टर्मिनोलॉजी और सही कर देता हूँ। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ पे जो ये ए है ना, ये आ का साउंड नहीं है, ये इस टी को यानी कि जो हमारे पास जो कंसोनेंट होते हैं उसके आगे वोबल लगा के उसको पूरा करते हैं। तो कई बार कई लोग क्या पढ़ते हैं, इसको गुप्ता पढ़ते हैं। देखिए ये गुप्ता नहीं है, ये गुप्ती है। ये ए सिर्फ इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए है। तो हमारा जो है गुप्ता काल नहीं है, गुप्त काल है। गुप्त काल की जब हम बात करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे समुद्रगुप्त का जिक्र है, आपको अलग अलग दिखेंगे। समुद्रगुप्त की जो उपाधि है, आपने देखा होगा कई किताबों के अंदर आपको मिलेगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है कि जो समुद्रगुप्त है वो भारत का नेपोलियन है। अब वो क्या है कि हमारा सिलेबस जो है अंग्रेज़ों ने बनाया है, अब अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी बढ़ाएँ ठोकी है। अब एक बात बताओ, समुद्रगुप्त पहले आया था, नेपोलियन पहले आया था? तो हम यूँ बोल सकते हैं कि नेपोलियन जो है वो यूरोप का समुद्रगुप्त है, ये बोल सकते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले आया था। और अगर देखा जाए तो नेपोलियन ने तो फिर भी बॉन्डिवोर्स का युद्ध आ रहा है, 2-3 युद्ध आ रहे हैं। समुद्रगुप्त में तो कोई युद्ध नहीं आ रहा था, बल्कि वो तो उससे ज़्यादा ताकतवर है। कहते हैं कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था उसने सारे यानी भारत के जितने भी समुद्र है उस समुद्रों का पानी पिया हुआ था, यानी कि उसने ये जो उन्होंने सारी दिशाओं को जीत रखा था समुद्रगुप्त जी ने। तो उनका जो नेपोलियन है उनसे तो बड़ा कद हो गया ना, लेकिन अब वो अंग्रेजों के लिखे हुए हैं तो बस चल रहा है काम। तो आपको अगर कोई पूछे कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो आप बता सकते हैं भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। चलो इतना तो बढ़िया है। आपको पता है कि गुप्त वंश की नींव किसने रखी थी? चलो ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। समुद्रगुप्त ने नहीं रखी थी, समुद्रगुप्त बाद में था, श्रीगुप्त ने। चलो ये तो थोड़े बहुत तो अपने पढ़े लिखे हैं। आ जाओ, पुरातत्व की शाखाएं देखो, वस्तुकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और मृतभांड कला, सिरेमिक जिसे अपन बोलते हैं ना, ये 3 आर्किटेक्चर है। प्राचीन इमारतों, मंदिरों, मकबरों, स्मारकों के निर्माण शैली व डिजाइन का अध्ययन वास्तु इसमें कहलाता है आर्किटेक्चर के अंदर। जो अपन ने भी पढ़ा है ना, आर्किटेक्चर, मंदिर आर्किटेक्चर, मकबरा आर्किटेक्चर, चर्च आर्किटेक्चर, सारा जो पढ़ा है अपन ने, वो जब हम इमारतों का अध्ययन करते हैं, मकबरों, इन सब किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला।
जब हम मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, यानी प्राचीन काल के पत्थर, धातु, मिट्टी की, लकड़ी की मूर्तियाँ या उनके कलात्मक शैलियों, धार्मिक संस्कृतियों का महत्व, इनके बारे में जब बात करते हैं तो ये स्कल्पचर यानी मूर्ति का शैली में अंदर आता है। मृत भांड कला या सिरेमिक की बात करते हैं तो प्राचीन मिट्टी के बर्तनों, पकी हुई मिट्टी के टेराकोटा जिसे बोलते हैं की वस्तुओं और चीनी मिट्टी के बर्तनों के प्रकार, निर्माण तकनीकी कालक्रम का अध्ययन क्या कहलाता है हमारे पास? सिरेमिकोलॉजी। यहाँ पे आ जाते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र का मतलब क्या होता है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार मुद्रा शास्त्र पुरातात्विक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सिक्कों, मेडल के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब या तो आप मेडलों को अध्ययन करो या सिक्कों को अध्ययन करो, दोनों ही को अध्ययन करने को क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। न्यूमिमेटिक्स। भारत विश्व में सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले देशों में से एक रहा है। कौन सी सभ्यता के अंदर अपन ने सिक्के जारी करना स्टार्ट कर दिया था? कोई बता सकता है क्या? अरे वाह, देखो समझ, बहुत स्पीड से पढ़ रहा आप तो। सिक्के जानकारी का एक प्राथमिक स्रोत होते हैं क्योंकि ये विभिन्न राजवंशों, शासकों व अधिकारियों के द्वारा जारी किए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक इतिहास के सभी कालों के अध्ययन में सिक्के प्राथमिक व मजबूत साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। संचार के माध्यम के रूप में सिक्के शासक व राज्य की राजधानी और धार्मिक विचारधाराओं को प्रकट करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्का निर्माण की प्रक्रिया देख लेते हैं अपन कौन कौन सी होती है। एक तो होती है हमारे पास जो बोलते हैं अपन पिघलाना या शुद्धिकरण करने के हिसाब से। धातुओं को सबसे पहले मूसा या कुटली में पिघलाया जाता है और क्षार, अल्कलाइन जो होते हैं ना अपने पास क्षार का उपयोग करके शुद्ध किया जाता है उसको। अब चादर बनाना, एक तो होता है धातु, ये जो शुद्ध धातु को या रखकर हथौड़े से पीट कर एक पतली चादर के रूप में डाला जाता है। और टुकड़े काटना, धातु की चादर को कतरनी या कैंची की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। और लास्ट का है प्रतीकात्मक उत्कीर्णन करना, अंत में उन टुकड़ों पर थप्पे या पंचों की सहायता से विशिष्ट प्रतीकों को मुद्रित किया जाता है। ये कौन से प्रकार के सिक्के हैं? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सिक्के बनाने की प्रक्रिया को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। ये कौन सा वाला सिक्का बना रहे हैं अभी अपन, ये अपन को पता चल जाएगा। सिक्के भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये वाला सिक्का कौन सा है? पिघलन विधि वाला, जिसमें धातु को पिघलाया जाता है, एल्काइज या क्षार जो जिसे अपन बोलते हैं उसको मिलाया जाता है, उसको शुद्ध किया जाता है, उसको पीट के उसको चादर बनाई जाती है। चादर बनाने के बाद उसको गोल या चौकोर हिस्सों में काटा जाता है और उसके नीचे डाई लगा के ऊपर से थोड़े से मारा जाता है ताकि उसके छापा जो है उसके ऊपर आ जाता है। सिक्के के विविध ज्यामितीय आकार अलग अलग होते हैं। कई सिक्के गोल भी देखेंगे आपको, राउंड, कोई अंडाकार भी दिखेगा, कोई वर्ताकार या आयताकार भी दिखेगा और दीर्घवृत्ताकार भी, इलिप्टिकल भी दिखेगा आपको। ठीक है। इंडो सीथियन शासकों के सिक्के कौन से थे? वर्ताकार या आयताकार रूप में उत्कीर्णीय पर चले सिक्के थे। सिल्वर ये बेट बार बोलते हैं जिसको गंधार क्षेत्र से प्राप्त मुड़ी हुई छड़ के आकार के चांदी के सिक्के। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के सिक्के कौन कौन से थे? दिल्ली सल्तनत काल में गोलाकार सिक्के थे। अब एक बात बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा अपन इससे हटके, सिक्कों से हटके इकोनॉमिक्स में चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि भाई सिक्कों का क्या महत्व है और क्या तरीका है। आपने कभी आपके दिमाग में आया कि सिक्के जो हैं मेटल के ही क्यों बनाए गए? किसी और आपको पता है एक जो भारत के अंदर पहले कोड़ियाँ चलती थी, किसने सुना है? कोड़ियाँ चलती थी, अभी तो आपने कहावत बनी है इसकी औकात तो 2 कोड़ी की है। 2 ये कोड़ियाँ चलती थी, लेकिन उसमें क्या दिक्कत थी? जब कोड़ियाँ चलती थी तो कई बार क्या होता, समुद्र के अंदर भाव तेज होता था या बाढ़ की सिचुएशन आ जाती थी तो कोड़ियाँ बहुत ज़्यादा तट के ऊपर आ जाती थी। तो उसकी वजह से क्या है, लोग कोड़ियाँ इकट्ठी कर लेते थे और जब उसको व्यापार के लिए यूज़ में लेते थे कई लोगों को फ़ायदा होता था जो समुद्र के किनारे रहते थे। तो इसलिए जो सिस्टम है कोड़ियों का, ये वाला सिस्टम बंद हो गया था। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा एक अमेरिका के अंदर बताता हूँ मैं आपको, भेड़ की जो खाल होती है ना, भालू की जो खाल होती है ना, उसको रुपए के रूप में काम में लिया जाता था। तो अब आप इमेजिन करके देखिए, आप ब्रेड लेने जा रहे हो और भेड़ की खाल जो रोल के अंदर है उसको माथे पे रख के लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ काट के दे रहे हो उसको, छोटी सी जितना आपको चाहिए उतने काट के दे रहे हैं। बहुत फंजिबल नहीं है।
अब आप में से कई लोगों ये भी सोच रहे होंगे कि साहब हीरा या उसको भी रख सकते थे अपन हीरे को, लेकिन आप समझिए उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जो अगर मान लीजिए कोई आपको बड़ी चीज़ खरीदनी है तो बड़ा हीरा लेके गया आपको आपको अब वो उसकी उतनी कीमत नहीं है, तो आपको ऐसा थोड़ी है कि वो हीरे के टुकड़े करके आपको छोटे छोटे हीरे दे देगा वापस, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बड़ा जितना बड़ा हीरा होगा उसकी उतनी वैल्यू होगी, लेकिन जब छोटा हीरा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसीलिए लास्ट में परेशान होके हम मेटल सिक्कों के ऊपर आए, मेटलिक सिक्के, और आज जो है पेपर करेंसी, और पेपर करेंसी से आगे आके हम जो है कार्ड करेंसी के ऊपर आ चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये करेंसी जो है सबसे बेस्ट थी, इसके अंदर भी दिक्कत है। मेटल करेंसी के अंदर क्या दिक्कत है, मान लो आपने सोने के सिक्के हैं 100, आप राजा हैं और आपने 100 सिक्के चला दिए मेटल के, लोगों के पास गए, लोगों ने बोरी में भरा उसको 100 सिक्कों को और खूब हिलाया। हिलाने के बाद, बहुत हिलाने के बाद में क्या होता है कि जो मेटल के सिक्के हैं, अगर आपने 100 सिक्के 100 किलो के चलाए थे या 100 सिक्के 10 किलो के चलाए थे, तो यहाँ पे जब इसको थैले में भर के हिलाया जाएगा तो ये सिक्के जब आगे जाएंगे तो ये 9 किलो के रह जाएंगे। अब 1 किलो सोने का आपको फ़ायदा हो गया, उस 1 किलो सोने के अंदर मान लीजिए ये आपको 90 आगे पहुँचे, और 1 किलो सोने का जो भाव कम हो उसमें आपने 10 सिक्के और बना लिए और अपनी तरफ से और चला दिए, तो ये थोड़ा दिक्कत आती थी इसके अंदर। तो इससे बचने का भी तरीका ढूंढा, और इससे बचने का तरीका क्या निकाला हमने, इससे बचने का तरीका निकाला, पंचमार्क सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, वो अपन अभी पढ़ेंगे। समझ में आ गई आपको करेंसी का विकास कैसे हुआ है? चलो अब यहाँ पे हमारे मुद्रा शास्त्र के अंदर सिक्कों के प्रकार देख लेते हैं। हमारे पास 5 प्रकार के सिक्के हैं। पहला है आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, जैसे मैंने आपको बताया पीट के जब किसी सिक्के को बनाया जाता है उसके ऊपर कोई चीज़ें उकेरी जाती है तो उसको बोलते हैं हम पंचमार्क सिक्के। एक होते हैं डलवा सिक्के या कास्ट कॉइन बोलते हैं, जिसे ये सिक्के पिघली हुई धातु को मिट्टी या पत्थर के सांचे में डालकर उसको निर्माण किया जाता है। जैसे आपने मॉडर्न टाइम में देखा होगा कोई सांचा होता है, गर्म कटोरी में गर्म करके 2-2 बूंद डालते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो उस तरीके का फॉर्म ले लेता है। एक होता है रेपो से सिक्के। रेपो से एक विशेष तकनीक है जिसमें धातु की पतली जो पत्ती या पीछे से हथौड़े से या छेनी से दबाकर या ठोक कर डिजाइन के आगे उकारा जाता है। मतलब बहुत पतली सी पत्ती होती है, ऐसा मान सकते हैं आप। जैसे मान लो एक कॉइन है आपके पास लोहे का, है ना, उसके ऊपर एक पतली सी पत्ती आपने चढ़ा दी और उसको यूज़ में ले रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो डीवैल्यूएशन होगा वो कम हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा हमारा 1 रुपये का सिक्का पुराना वाला जिसके ऊपर गेहूं का चिन्ह बना हुआ होता था, देखा है आपने? उसके अंदर जो निकिल की मात्रा होती थी वो जो है हमारे पास निकिल की मात्रा, और अगर अपन देखें स्टील की मात्रा देखें तो इन दोनों की मात्रा समथिंग 70% और 30% होती थी सिल्वर की मात्रा। अब उससे क्या दिक्कत आ रही थी, जब आप 1 रुपये का सिक्का चलाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन अगर आप उसको पिघला के उसका निकिल निकालेंगे तो जो 70% जो निकिल है जब वो निकलेगा तो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो 5 से 7 रुपये निकलेगी। तो अब आप बताइए, आपके पास 1 का सिक्का आ जाएगा तो आप उसको बाहर वापस देने जाएंगे, उसको पिघला के 5-7 रुपये का निकिल निकालेंगे। इसलिए सरकार ने फिर वो बंद कर दी। ये जो आपको जो ऊपर दिखती है, जो चीज़ आपको दिखती है कि ये 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है या 5 रुपये का कॉइन है, ये इसकी होती है फेस वैल्यू। क्या होती है? फेस वैल्यू। और जो इसके अंदर मटेरियल होता है वो इसकी कहलाती है कंटेम्प्ट वैल्यू। अगर आप मान लो फेस वैल्यू से जो कंटेंट वैल्यू ज़्यादा है, यानी फेस वैल्यू की तो कीमत है 1 रुपये, लेकिन उसमें जो सिल्वर लग रहा है या कोई चीज़ लग रही है उसकी वैल्यू 5 रुपये है, तो लोग क्या करेंगे, उसको वापस चला के नहीं आएंगे। जैसे कि एक समय ऐसा हो गया था कि 1 रुपये के सिक्का जब मार्केट में आया था तो उसका जो फेस वैल्यू है वो तो कम था और उसके अंदर जो मटेरियल है वो ज़्यादा है, तो लोगों ने 1 रुपये के सिक्के को पिघलाया और जो शेविंग ब्लेड होती है वो 5 शेविंग ब्लेड बना दी। अब 5 शेविंग ब्लेड कितने में बिक रही है? 5 रुपये के अंदर। और 1 रुपये का सिक्का कितने में चलेगा? 1 रुपये में। तो लोगों ने पिघला के उसकी ब्लेड बना दी। इसलिए आप हमेशा देखेंगे जो सिक्के होते हैं वो उसकी फेस वैल्यू से कम का उसके अंदर चीज़ें जो होती कम होती है। एक होता है ड्राई स्ट्राइक सिक्के जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के सिक्के ठप्पे की मदद से बनाए जाते हैं, जिसमें धातु के टुकड़ों के 2 ठप्पे के बीच काट कर दबाया जाता है। मतलब 2 टुकड़े काट देंगे और उसको दोनों अलग अलग को बीच में चिपका के दबा देंगे। जैसे आपने अपना 10 का सिक्का देखा होगा या 20 का सिक्का देखा होगा, उस तरीके से। तो जो अंदर के जो सिल्वर की जो वैल्यू होती है वो अलग होती है और उसके बाहर जो एक वैल्यू होती है पीतल की वो अलग होती है। तो ज़्यादा कम भी ना हो जाए, ज़्यादा भी ना हो जाए, तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ हिस्सा हम इसका करते हैं, कुछ हिस्सा इसका करते हैं, तो दोनों को चिपका दिया जाता है। एक होता है काउंटर स्टॉक सिक्के। जब कोई नया शासक किसी दूसरे राज्य या पुराने शासक के पहले से चले आ रहे सिक्कों को अपना नया प्रतीक या नाम या मोहर लगा पूरे जारी करता है। जैसे मान लो
अब आजकल के तो नोट क्या है कि अलग तरीके से चलते हैं, तो उनको प्रचलन में वापस लाना बहुत मुश्किल है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे सिक्के होते थे चांदी के और इसके, तो वहाँ पे क्या होता था, जैसे मान लो कोई कोई सिक्का है, उसके नीचे ऐसे लिखा हुआ है भारत सरकार, ऐसे लिखा हुआ है। अब वो अब कोई आ गया या भारत सरकार ने कोई दूसरा देश कब्जे में ले लिया, मान लो आज नहीं तो कल, जैसे अपना जम्मू कश्मीर जो है पीओके, वो वापस आ जाएगा। पीओके क्या है, वापस आ जाएगा भारत के अंदर। तो वहाँ पे कोई सिक्के चलते होंगे और भारत सरकार सोचे कि ये जो सिक्के चल रहे हैं इनके पास पड़े, तो क्यों ना अब इसको अपन वापस ले लें और इसके अंदर भारत सरकार टाइप करके वापस दे दें इनको। तो इस तरीके के जो सिक्के होते हैं उसे बोलते हैं काउंटर स्ट्रोक सिक्के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके अंदर छोटा सा चेंज करा जाता है बस, बाकी वो मेन चीज़ वही रहती है। आज सिक्के हैं, वो एक अलग मैटर है, अपन सिक्कों की बात चल रहा है, वो नोटों का अलग कंसेप्ट चलता है। वो किस दिन कभी इकोनॉमी की क्लास होगी जब उसको देखेंगे अपन। आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के क्या होते हैं, देखो आहत सिक्के का मतलब समझ में आ रहा है, जिसके थोड़े से पीट के या किस तरीके से उसको बनाया जाता है उसको आहत सिक्के बोलते हैं अपन, ठीक है। प्रथम प्रलेखित मुद्रा, भारत में पहली प्रलेखित मुद्रा यानी डॉक्यूमेंटेड या कॉइनेज जो बताते हैं, शुरुआती 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व BC की बात कर रहे हैं अपन, से लेकर पहली शताब्दी ईसा पूर्व AD के बीच जारी किए गए थे। जैसे पंचमार्क सिक्के के रूप में थे ये। ज़्यादातर सिक्के कौन से थे, पंचमार्क सिक्के थे। इनकी क्या खासियत होती है, निर्माण तकनीक। इन सिक्कों को इनकी विशेष निर्माण तकनीक के कारण पंचमार्क आहत कहा जाता है, क्योंकि धातु के टुकड़े पर अलग अलग ठप्पों। ऐतिहासिक साक्ष्य कब मिलते हैं इनके, ऐतिहासिक साक्ष्य का मतलब इनके प्रूफ कब मिले, ये सिक्के भारत में उपलब्ध अब तक के सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं, यानी अर्लीस्ट वैल्यूएबल इंडियन कॉइन से ही हैं, अवेलेबल कॉइन से बर्बाद। चांदी एवं तांबा, आमतौर पर ये सिक्के चांदी सिल्वर से बने होते हैं, लेकिन कुछ तांबे के आज सिक्के भी साक्ष्य मिले हैं अपन। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़। अंकित प्रतीक, इन सिक्कों पर अलग अलग ठप्पों की मदद से विविध प्रतीकों जैसे पेड़, सूर्य, पर्वत, पशु आदि के अलग अलग पंच करके उकेरा गया है। पंच का मतलब हो गया जो, मतलब जैसे आप पंच करते हैं कि कोई छापते हैं कोई चीज़, तो उसे पंच बोलते हैं अपन। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज़, कौन है। आहत सिक्के पर पंच किए गए प्रतीक कौन कौन से थे, तो अगर आपसे पूछा आहत किए गए पंच के ऊपर जो आपको दिखेंगे, मानव आकृतियाँ दिखेंगी, औजार व उपकरण दिखेंगे, पशु पक्षी दिखेंगे, पेड़ शाखाएं एवं फल दिखेंगे, सौर ग्रह व धार्मिक प्रतीक भी दिखेंगे, अन्य विविध प्रतीक भी। औसत संख्या अगर देखें, एक आहत पंचमार्क सिक्के पर आमतौर पर 5 प्रतीक अंकित होते थे। जो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अपन बात करते हैं, तो उनके जो सिक्के हैं वो सोने के भी आपको मिलेंगे, सोने के सिक्के भी मिलेंगे और चांदी के भी मिलेंगे। बाकी अगर जैसे मानो अगर मुगल काल को देखा जाए, तो शुरू के जो मुगल काल के जो शासक हैं उसके अंदर आपको सिल्वर के कॉइन मिलेंगे, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे डायनेस्टी श्रिंक होने लग गई, छोटी होने लग गई, तो आपको तांबे के सिक्के मिलेंगे, और वो भी बहुत हल्की क्वालिटी के। मतलब एक तो होता है कि तांबे प्योरेस्ट तांबा मिलाया जाए, आपको कम से कम 2 ग्राम का तांबा दिया जाए, और फिर जब डायनेस्टी कमज़ोर होती है तो 1 ग्राम के तांबे के और उससे भी हल्के कॉइन आ जाते हैं। तो कॉइनों का जो भार होता है उससे देख के भी आप पता कर सकते हैं कि डायनेस्टी का क्या रुतबा रहा होगा उस समय। ढलवा सिक्के, अगर ढलवा सिक्के की बात करें, ये सिक्के आहत यानी पंचमार्क सिक्कों के तुरंत बाद प्रचलित में आए थे। ये सिक्के तांबे की मिश्र धातुओं और कॉपर से बनाए जाते थे। ढलाई प्रक्रिया, ये सिक्के धातु को पिघलाकर मिट्टी या धातु के सांचों में डालकर बनाए जाते थे। कांसे के साँचे साक्ष्य आपको बता सकता है। ब्रॉन्ज, एक हमारे पास सभ्यता भी है ब्रॉन्ज, कांसा सभ्यता को जानता है, किसी ने नाम सुना है क्या? ब्रॉन्ज, हाँ ताम्र पाषाण। एक आप अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे ना, एक तो ताम्र जो युग है वो तो ताम्र पाषाण कालीन युग है हमारे पास, जिसमें तांबे की खोज हो चुकी थी, तो उसको बोलते हैं ताम्र पाषाण। एक अगर आप पीछे जाएंगे ना हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो आपको एक मूर्ति दिखेगी, वो कांसे की मूर्ति है। काहे की मूर्ति? कांसे की। अब कांसे की खासियत ये है कि कांसे के अंदर जो है तांबा और एक धातु और मिला के बनाया जाता है कांसे को। तो कांसे के लिए आपको मेटरोलॉजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको धातु विज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये माना जाता है कि कांसे की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता में मिलना एक बहुत बड़ी बात है, कि वो तांबे से और एक धातु जो मैं देखूंगा मेरे को याद नहीं है, उस धातु से मिलके और कांसा बनाया जाता था। यानी कि हमारे जो एंशंट जो लोग थे, जो सभ्यता के लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, उनको
इस कांसे की ब्रॉन्ज मूर्ति से, मतलब ब्रॉन्ज मूर्ति बना ली थी उन्होंने, मतलब उनको अच्छी नॉलेज थी। एरन, ये मध्य प्रदेश के अंदर एरान एक जगह है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं सिक्के। अब यहाँ पे देखो रेपो से सिक्के जो मैंने आपको बता दिया, ये फ्रेंच शब्द है एक हमारे पास, जिसको बोलते हैं, एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है ऊपर की ओर उकेड़ा हुआ। एक तो क्या होता है, एक सिक्का क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को दबाओगे ना तो वो अंदर की तरफ उकरेगा, लेकिन कई सिक्के कैसे होते थे, ऊपर की तरफ उकरे हुए होते थे, मतलब उनका जो है डिजाइन ऊपर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता था। तो वो इस तरीके से बनाए जाते थे। जैसे कि इस तकनीक का उपयोग बहुत ही कम शासकों द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ से ये सिक्के मुख्यतः छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाए गए हैं। और जारीकर्ता राजवंश ये सिक्के दक्षिण कौशल व नल राजवंश और सर्वपुरी राजवंश द्वारा जारी किए गए थे। पतली धातु की चादर, ये सिक्के धातु की बहुत पतली चादर पर निर्मित किए जाते थे। अब देखो आपने एक चादर ली, मान लो ये आपने एक चादर ली, ठीक है। अब आप आगे की तरफ लकड़ी या मिट्टी का कोई एक वो बना लेते हो, है ना, और उसके ऊपर मिट्टी का लगा के, और पीछे से जो कोई एक धातु है, कोई मतलब जो मोहर है, उसको पीछे से आप दबाओगे ना तो वो बाहर की तरफ उकड़ जाएगा, मतलब बाहर की तरफ आपको दिखेगा। अब आप दो पत्तों को चिपका दीजिए तो आपको दोनों तरफ उकड़े हुए दिखेंगे, बाहर की तरफ दिखेंगे आपको दोनों के दोनों। ये हैं हमारे पास ये सिक्के। जैसे आप पीछे की तरफ छाप लगा देंगे ऐसे, तो पीछे से तो अंदर चल जाएगा और आगे की तरफ आपको ऐसा उभरा हुआ दिखेगा। समझ में आ गया? एक होता है डाइट्राई सिक्के, डाई स्ट्रक सिक्के बोलते हैं। तांबा एवं चांदी के ये सिक्के आमतौर पर तांबे के बने होते हैं, कभी जबकि चांदी के सिक्के भी आपको बहुत ही दुर्लभ मामलों में मिल जाएंगे। इन सिक्कों पर अंकित प्रतीक आहत पंचमार्क सिक्के के समान ही होते हैं। इन सिक्कों की ढलाई या ब्लैक सिक्के धातु के गोल समतल टुकड़े पर धातु जोड़कर या फिर उन पर वांछित डिजाइन से उकेर कर थप्पे से ठोक कर की जाती है। मतलब अलग से एक मतलब ठोक के अलग से डिजाइन बनाई जाती है उसके अंदर। सोने के सिक्के आपको देखो शाही गुप्त राजाओं यानी इंपीरियल गुप्त किंग्स द्वारा जारी किए गए सोने के ये डाइस्ट्रॉक सिक्के को दिनार के नाम से जाना जाता था। उज्जैनी ये सिक्के, इस प्रकार के सिक्के उज्जैनी क्षेत्र में भी पाए गए हैं। सिक्के ये हो गए, देखो अब वो कह रहे हैं ये तो आपको क्या है, थोड़ा सा ठोक के इस वाले हिस्से को अंदर करके और फिर इस तरीके से वो कह जाता है। तो ये इस तरीके से दिखेंगे आपको सिक्के। जैसे मान लीजिए ये आपको प्लेट दिखेगी, दोनों तरफ जो है अंदर गया हुआ है। यहाँ पे ये जो ब्लैक कॉइन दिख गया है, ये दोनों साइड हो गई अपने पास, अपर साइड और लोअर साइड। अभी इसके बीच में रख के और इसको ठोकेंगे तो ये दोनों तरफ से इस तरीके से उभर जाएगा। ये एक होता है काउंटर स्ट्रोक सिक्के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये क्या होता है, सिक्कों पर की गई कोई मूल शुरुआत ढलाई या छापे के अंडर टाइप उसके मतलब कुछ ऊपर ओवरले करके और उसको दोबारा रीयूज के लिए कर दिया जाता है, ठीक है। ओवर टाइप बोलते हैं इसको। यहाँ पे पुरालेख शास्त्र और शिलालेख। अब क्या है कि सिक्कों से अपन ने जितना पता कर लिया पढ़ लिया। अब आपने कई बार देखा होगा कि सम्राट अशोक जी हैं हमारे, उन्होंने कई शिलालेख बनाए थे। शिलालेख क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि उस ज़माने में कोई टीवी भी तो था नहीं, तो आप कोई भी कानून बनेगा संसद के अंदर, राजा कोई भी कानून बनाएगा तो वो सीधा प्रसारण हो जाए, लोगों को पता चल जाए। तो क्या होता था, हमारे पास जो मेन रास्ते होते थे या मेन जो जगह होती थी वहाँ पे शिलालेख लगवाए जाते थे। शिलालेख के अंदर जो उपलब्धियाँ होती थी राजाओं की या कोई कानून होता था या कोई नियम होता था उसको उकेरा जाता था, उसे बोलते हैं शिलालेख। तो एप जिसका अर्थ होता है पर या ऊपर, है ना। ग्राफिक का मतलब क्या हो गया हमारे पास, जिसका अर्थ हो गया लिखना। तो एपिग्राफिक किसे बोलेंगे, एपी का मतलब ऊपर यानी किसी चीज़ के ऊपर, और ग्राफिक का मतलब लिखना। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लिख रहे हो तो उसको एपिग्राफिक बोलेंगे अपन, ठीक है। पूरा शास्त्र की शाखाएं देखो, एपिग्राफिक पुरातत्व की एक शाखा है जो शिलालेखों के माध्यम से संबंधित यानी पत्थर, चट्टान, लकड़ी आदि जैसी कठोर सतहों पर उकेरी गई लिखावट का अध्ययन करती है। कि भाई आपने देखा होगा पैलियोलिथिक एज के बारे में आप जानते होंगे, जो स्टोन एज बोलते हैं जिसको अपन, उसके अंदर क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे उसके ऊपर लाल कलर के इस तरीके से उकेरा जाता था। तो उसका भी अध्ययन किया जाता है कि उसमें शिकार का जो है एक पोस्टर बनाया जाता था या फिर कोई एक चित्र बनाया जाता था जिसमें बहुत सारे लोग शिकार कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपन
पेलियोलिथिक एज को समझने के लिए करता है कि भाई किस तरीके के लोग रहते थे वहाँ पे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखेंगे, शिलालेखों में तिथियाँ, राजाओं का कालक्रम, वृत्तांत और दोनों रिकॉर्ड हमें मिलते हैं। उसमें कई सलाह भी होती है, आदेश भी होते हैं, कविताएं भी होती हैं, सब चीज़ें उसके अंदर दर्ज करी जाती थी। शिलालेखों पर शिलालेख पाए जाने के स्थान और माध्यम कौन कौन से हमारे पास? सामान्यतः शिलालेख मकबरों, टॉम, मंदिर, स्तूपों या चर्चों, महलों, दीवार, चट्टानों, स्तंभों, पट्टियों, मिट्टियों के बर्तनों और मूर्तियों आदि पर पाए जाते हैं। भारत में शिलालेख सिक्कों या कछुए के खोल, हाथी दांत, शंख, चट्टानों के साथ साथ पाषाण धातु, मिट्टी, लकड़ी के स्तंभों, पट्टिकाओं, प्लेटों, बर्तनों, ईंटों, अन्य वस्तुओं पर भी पाए जाते हैं। धातु की प्लेट पर शिलालेख चित्र, आपने कभी देखा होगा ताम्रपत्र युग, जानते हैं आप ताम्रपत्र युग? किसी ने सुना है ताम्रपत्र युग? ताम्रपत्र का मतलब होता है, जो पहले क्या होता था कि आज भी आपने देखा होगा किसी को मेडल या इनाम मिलता है तो कई बार हम बोलते हैं कि वो मेडल मिला है, तो पहले क्या ताम्रपत्र होते थे। ताम्रपत्र पे क्या होता था, तांबे की प्लेट होती थी और उसके ऊपर जो अक्षर होते हैं उनको रख के उनको ठोक के और अक्षर लिखे जाते थे, और उस तरीके से जो अभिलेख हैं या शिलालेख जो भी लेख हैं वो उनको उसके ऊपर उतारा जाता था, उसको ताम्रपत्र बोलते थे अपन। तो ताम्रपत्र का मतलब क्या हुआ, एक तांबे की जो है पट्टी है उसके ऊपर अक्षरों को ठोक के उसके ऊपर उकेरा जाता था, उसको ताम्रपत्र बोलते हैं। शिलालेखों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो सामग्री के आधार पर और जारी करने वाले अधिकारी के आधार पर, प्राधिकारी के आधार पर। देखो, शिलालेख पाषाण अभिलेख, पत्थरों, चट्टानों, गुफाओं की दीवारों, स्तंभों पर उकेरे गए अभिलेख। ताम्रपत्र अनुदान प्लेट्स, जैसे तांबे की प्लेटों, पत्थरों पर उकेरे गए भूमिदान या अन्य शाही घोषणाएं अभिलेख। शासक द्वारा, देखो, शासक प्राधिकारी, राजाओं, सम्राटों, राजकीय घरानों द्वारा जारी आधिकारिक रूप से जारी किए गए अभिलेख। निजी व्यक्ति एवं संगठन, आम नागरिकों, व्यापारियों, संघों एवं धार्मिक संगठनों द्वारा बनाए गए निजी अभिलेख। तो दो तरीके से हो गए हमारे पास, एक जो किसी चीज़ के ऊपर उकेरे जा रहे हैं, और दूसरा किसी, एक तो क्या होता है कि शिलालेख मिला आपको, ठीक है, चट्टानों के ऊपर, उसके अंदर क्या है कि स्पेसिफिक नहीं है कि किसने बनाया है, किसने करा है। उसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई चित्र दिखाया गया है कि कोई बड़ी सभा का चित्र है या किसी का चित्र है, लेकिन आप उसको पता नहीं सकते कि क्या है, किसके नाम पे या कोई है। तो वो चट्टानों पे, गुफाओं में इस तरीके से बनाए जाते हैं। भगवान के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, या कोई घोषणाएं होती हैं तांबे की प्लेटों पे। एक होता है कि कोई राजा स्पेसिफिक अपने नाम से उसको चालू करता है, तो शासक प्राधिकारी वो अपनी उसकी तारीफ भी हो सकती है, या उसने कुछ दान दिया है या कुछ करा है तो उसके बारे में भी हो सकते हैं। निजी संगठनों की भी हो सकती है, कोई गाइडलाइंस हो या कुछ भी हो तो उसके अंदर, जैसे नालंदा ताम्रपत्र अनुदान, नालंदा कॉपर, जो ये है चित्र, एक जो अपने उसके अंदर है पीपीटियाँ हैं, जो मॉड्यूल के अंदर है उसके अंदर दिखाया गया है कि ताम्रपत्र पे जो नालंदा विश्वविद्यालय की भी दिखाई गई हैं। शिलालेखों का विषयवार वर्गीकरण कौन सा? समाधि, ये जो है समाधि संबंधी या समाधि अभिलेख जिसे बोलते हैं, कब्रों या समाधियों से जुड़े अभिलेख होते हैं। जो धार्मिक व पौराणिक रिकॉर्ड होते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं, अनुष्ठानों और कथाओं से संबंधित विवरण। व्यवसायिक दस्तावेज होते हैं, व्यापार, क्रय विक्रय, लेन देन संबंधित दस्तावेज। राज के दस्तावेज होते हैं हमारे पास, राज के आदेश, घोषणाएं, प्रशासनिक नियम। अच्छा, अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि अशोक के जो शिलालेख मिले हैं हमें, वो आप बता सकते हैं कौन सी भाषा के अंदर है? प्राकृत में है, अपभ्रंश में है, संस्कृत में है, किस में है? प्राकृतिक में सर। 2-3 भाषाओं में, संस्कृत में नहीं है बस। संस्कृत में भी 1-2 मिल जाएंगे आपको। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि केवल संस्कृत में है, केवल प्राकृत में है, तो आप थोड़ा सूझबूझ का इस्तेमाल करके तीनों ऑप्शन काट देना। एक सवाल था, मैं अभी पढ़ रहा था, आज अपन डिस्कस करेंगे बाद में, कल परसों से स्टार्ट कर देंगे अपन। कानूनी दस्तावेज है, दान अनुदान अभिलेख हैं, इनके देखेंगे। शिलालेखों का महत्व एवं प्राचीनता देखिए अपने पास। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियाँ। किसी स्थल पर शिलालेखों का परालेख अध्ययन विशेष कालखंड की सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक स्थितियों को उजागर कर सकता है। और कोई बता सकता है कि अशोक का एक सम्राट अशोक का एक शिलालेख था, जो कौन सा शासक दिल्ली ले आया था, आपको पता है? कौन? कहाँ पाया गया था वो शिलालेख?
कहाँ से लेके आए थे वो? लगभग चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाइए। इतिहास लेखन ये हरियाणा से सर, हरियाणा से यमुनानगर जिला सर, दिल्ली टोपरा नहीं सर, हाँ। अशोक की जो राजधानी थी, अशोक की जो राजधानी थी आपको ध्यान होगा पाटलिपुत्र नाम था। ये नाम था क्या, पाटलिपुत्र? जी जी। कोई बता सकता है पाटलिपुत्र कहाँ पे स्थित था भारत में? पटना सर, बिहार। अरे बिहार बहुत बड़ा है भैया, बिहार में स्पेसिफिक जगह बताओ मेरे को। हैं? मगध डायनेस्टी सर। मगध डायनेस्टी तो है, डायनेस्टी का नाम है मगध। तो जो पाटलिपुत्र राजधानी थी वो किस जगह सिचुएटेड थी? बिहार था ही नहीं उस समय। आज का पटना। आज की तारीख में कहाँ है वो जगह? पटना पटना एक पटना। कुल्लीहार नाम की जगह है सर पटना में। अच्छा, कहते हैं वहाँ पर ही, वहाँ पे ऐसा साइट भी है सर। देखो अपन तैयारी कर रहे हैं, कहते हैं आई थिंक ऐसा सूत्रों से पता चला है, ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये न्यूज़पेपर में काम करने वालों के काम की चीज़ें हैं ये। आ जाइए इधर आ जाइए। ऐसा सुना है कि आधार पे आप क्वेश्चन टिक ना करें तो प्लीज़ बेहतर होगा। प्राप्त स्थल देखो, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख रोपड़ पंजाब, लोथल गुजरात और कालीबंगा राजस्थान में उत्खनित किए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के ये अभिलेख से संबंधित है। अपठित लिपि कौन सी है अपने पास? इस सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। कौन सी लिपि नहीं पढ़ी गई है आज तक? इंडस वाले चलो ये तो याद है। मौर्य काल, भारत में पाए गए सबसे प्राचीन जो शिलालेख जिन्हें सफलतापूर्वक पढ़ा जा सकता है मौर्यकालीन है। कौन सी भाषा है जिसको अभी तक पढ़ा जा सका है? प्राकृत है, अपभ्रंश है, अवहट है, कौन सी है? अच्छा, अवहट और अपभ्रंश को नहीं पढ़ा गया क्या अभी तक? नहीं पढ़ा गया। आप ये बता सकते हैं कि ये प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, खड़ी बोली ये कैसे मतलब इनके बीच का अंतर पता है क्या आपको? नहीं। किसी को नहीं पता? कोई भी नहीं है क्या अपने पास? देखिए, सबसे पहले जो है आर्यंस भारत के अंदर आते हैं। आर्यंस भारत के अंदर आके एक लैंग्वेज लेके आते हैं जिसे यूरोपियन लैंग्वेज है संस्कृत, इंडो यूरोपियन भाषा के अंदर आती है संस्कृत। संस्कृत जब भाषा आई हमारे पास तो संस्कृत भाषा जो है बहुत क्लिष्ट थी। क्लिष्ट मतलब बोलते हैं कि बहुत हार्ड थी। उसको याद करना, मेमोराइज करना बहुत मुश्किल था। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है, आपको एक जगह जाना पड़ेगा जहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हर किसी की बस की बात नहीं है। लेकिन क्या था, पढ़ाई के ऊपर हर किसी का अधिकार नहीं था उस समय के अंदर। तो यहाँ पे जो संस्कृत भाषा है वो राजघरानों के लिए, जो पढ़ते थे उनके लिए, या जो हमारे उच्च शिक्षा के जो अध्ययन करते थे उनके लिए रह गई। लेकिन जब आम जनमानस इतनी हार्ड भाषा नहीं बोल सकता तो अब उन्होंने क्या करा, इसका जो आसान रूप है, जैसे कि मान लो ये विभक्ति रूप है, उसको हटा दिया। और जैसे इसमें 3 लिंग होते हैं, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, उन तीनों लिंग में से नपुंसकलिंग हटा दिया, 2 लिंग रख लिए। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जो हार्ड शब्द है उसको, जैसे हस्ती ना जो शब्द हाथ के लिए, उसको हाथ में कन्वर्ट कर दिया है ना। और जो शब्द हार्ड थे उनको थोड़ा सरल करके आम भाषा बनाई, उसको अपन बोलते हैं प्राकृत। ठीक है, जो आपको जितने भी जातक ग्रंथ मिलेंगे वो प्राकृत में मिलेंगे। क्योंकि संस्कृत में क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो बहुत उच्च लोगों को पता थी या उच्च लोग जानते थे। उसी से ही एक भाषा बनी जिसको बोलते हैं अपन अवहट। अब कई लोग बोलते हैं कि प्राकृत पहले बनी और अवहट बाद में बनी, कई बोलते हैं अवहट बाद में बनी और अवहट पहले बनी और प्राकृत बाद में बनी। ये डिबेट है, अपन इसको डिबेट में नहीं जाएंगे। मैं तो आपको मोटा मोटा सिद्धांत बता रहा हूँ। अवहट बनी, अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश का मतलब क्या हो गया? अपभ्रंश का जब अगर हिंदी में मतलब निकालेंगे तो एक कोई चीज जिसको अपभ्रंश यानी उसको खराब करके जो बनाई जाती है उसको अपभ्रंश बोलते हैं। तो संस्कृत के बाद प्राकृत, अगर कोई अपभ्रंश पहले रखना चाहे तो अपभ्रंश रख सकता है, उसके बाद प्राकृत रख सकता है, उसके बाद अवहट रख सकता है, उसके बाद खड़ी बोली रख सकता है। खड़ी बोली जो अपन आज बोलते हैं उसको बोलते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली हिंदी बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। और ये जो आप यहाँ से जो ये जो अवहट देखेंगे ना, यहाँ से अवहट और
यहाँ से प्राकृत, यहीं से ही हमारे पास ब्रांचेस निकली है। अगर अवहट के अंदर अगर अपन इधर चलेंगे तो ये खड़ी बोली हिंदी बनी है, इसके इधर चलेंगे गुजराती बनी है, इसके इधर चलेंगे बंगाली बनी है, इसके इधर चलेंगे तो ये जो है असमिया ये बनी है, ठीक है। एक होती है कि संस्कृत से ही जब ये अवहट बन रही थी, इसके बाद में जब ये बनी है, इससे यहाँ से दो टुकड़े हो गए संस्कृत के। यहाँ से एक हो गई नॉर्थ इंडिया वाली जो ये अपभ्रंश और प्राकृत बनी, और इसी में से ही द्रविड़ बनी। द्रविड़ जो है द्रविड़ निकल के आ गई हमारे पास, ये साउथ इंडिया के अंदर चली गई। और इसी से ही अलग अलग कन्नड़ निकली, द्रविडियन से ही कन्नड़ निकली, तेलुगु निकली, मलयालम निकली, ये सारी भाषा इधर से निकली। तो यहाँ पे देखो संस्कृत थे, संस्कृत के दो भाग हुए, अवहट हुए, अवहट के दो भाग हुए। यहाँ पे इधर नॉर्थ पार्ट की द्रविडियन निकल के यहाँ से निकल गई, द्रविडियन के अलग भाग अलग पार्ट हुए तो अलग अलग बढ़ गई। यहाँ पे प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद अवहट हुई, अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश के बाद में यहाँ पे खड़ी बोली आ गई। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है वो खड़ी बोली है, जो आप और मैं जो बोलते हैं वो खड़ी बोली है। अब कई लोग हमें बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हो, जो खड़ी बोली हिंदी बोल रहे हो, उसके अंदर अगर आप संस्कृत के शब्दों को इस्तेमाल लोगे, जो संस्कृत है आप उसको संस्कृत शब्दों के इस्तेमाल लोगे तो संस्कृत लिस्ट खड़ी बोली कहलाएगी, जिसको जो है पुरोहित या धार्मिक व्यक्ति उसको शुद्ध मानते हैं, जबकि वो शुद्ध नहीं है हमारे हिसाब से, वो एक तरीके से संस्कृत लिस्ट भाषा है, ठीक है। खड़ी बोली के अंदर ही आप अगर फारसी के शब्द अगर आप जोड़ दोगे, फारसी के शब्द जोड़ दोगे, खड़ी बोली की ग्रामर, ग्रामर काय की है, खड़ी बोली की शब्द काय के हैं, फारसी के। और अगर आप लिपि जो है अरबी की ले लेते हो तो आपके पास बन के आ जाएगी उर्दू। उर्दू जो है वो पाकिस्तान थोड़ा पागल था, उसने पंजाबी को छोड़ के उर्दू जो भाषा ले ली हमारी। उर्दू हमारी भाषा है, मेरठ के अंदर बनी है, लेकिन वो पागल थे, उन्होंने उर्दू भाषा ले ली, मेरे समझ में नहीं आया क्यों लिए, लेकिन वो हमारी भाषा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने एक भाषा बनाई थी कम्युनिकेशन के लिए, वो हमारी भाषा है उर्दू। अब यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। उर्दू ये कैसे कैसे बनी है भाषा, अपभ्रंश क्या होती है, अवहट क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, पता चल रहा है आपको सबको? याद रह जाएगी इतनी बातें? हाँ ना तो कुछ तो बोलो, मैं गलत तो नहीं बोल दिया मैं? चलो ठीक है। तो ये संस्कृत जो है मातृभाषा है हमारी, संस्कृत से ही सारी भाषाएं बन के आई हैं, ठीक है। जननी जो है संस्कृत है, उससे ही सारी भाषाएं बन के आई हैं। तो आप कोई सी भी भाषा उठा के देखेंगे, उसके जो शब्दों को मिलाएंगे तो संस्कृत से ही मेल खाते हुए दिखेंगे आपको ज़्यादातर शब्द। बस ग्रामर का फ़र्क है थोड़ा सा, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, शिलालेखों की भाषाएं देख लेंगे हम। मध्य इंडो आर्यन एवं मिश्रित भाषाएं। मध्य इंडो आर्यन भाषा कौन कौन सी है? अशोक की बोलियाँ, पूर्वी बोली, पश्चिमी बोली, उत्तर पश्चिमी बोली, है ना, साहित्य, प्राकृतिक और पाली। पाली भी वहीं आ जाएगी अपने पास, ठीक है। प्राकृत के बाद में पाली, पाली के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट। ये थोड़ा क्रम ऊपर नीचे हो सकता है। कई लोग बोलते हैं कि प्राकृत पहले आई थी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है प्राकृत, ये तो प्राकृतिक से निकली है वो प्राकृत, तो प्राकृत पहले आई थी। अपन को इस डिटेल में नहीं जाना है कि कौन से पहले आई थी, कौन से बाद में आई थी, इसमें नहीं जाना है अपन को, ठीक है। मिश्रित या हाइब्रिड बोली कौन कौन सी है? पूरा लेके हाइब्रिड संस्कृत, बौद्धिक हाइब्रिड संस्कृत, बंगाली, नेपाली या सेली, ये सारी भाषाएं कहाँ से निकली है? संस्कृत से। अब उसके अंदर हाइब्रिड का मतलब है कुछ चीज़ें जोड़ के, जैसे प्राकृत को जोड़ के अपन ने जैसे प्राकृत की ग्रामर ले ली, कुछ शब्द संस्कृत के ले लिए। आपको पता है, अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो जो हमारे जो रामचरितमानस आपने पढ़ा होगा, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने सबसे पहले जो रामचरितमानस लिखी थी वो लिखी थी संस्कृत के अंदर, लेकिन उन्होंने 25% हिस्सा लिखने के बाद उनको एहसास हुआ कि अगर मैं संस्कृत में लिखूंगा तो सिर्फ एक वर्ग, विशेष वर्ग जो है उसको पढ़ पाएगा और ये एक उस तक ही रह जाएगी। तो अब इनको क्या है, जनमानस की बनानी थी, रामचरितमानस जनमानस के लिए बनाना था कि हर घर के अंदर ये जा सके। तो उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? फिर उसको 25% को काट के फिर कौन सी भाषा लिखी, तो बता सकता है? अवधी में लिखा है। तो उस समय क्या है, अवधी भाषा जो लोगों की भाषा थी। और आपको बता सकता है चौपाई में लिखी थी या किस में लिखी थी? श्लोकों में, चौपाई में या किस में? चौपाई। आपको बता सकता है चौपाई में और श्लोक में क्या अंतर होता है?
चौपाई, श्लोक या दोहा? अवधि होता है और चौपाई में 4 लाइन होती है श्लोक में। हम्म, तो बता सकता है श्लोक, दोहा, चौपाई, इनमें क्या अंतर होता है? चौपाई में 4 लाइन होती है और श्लोक में 2 लाइन। ना ना, श्लोकों में 4 लाइन होती है। आपने कभी देखा होगा एक लाइन होती है, उसके आगे एक डंडा होता है, फिर एक लाइन होती है उसमें 2 डंडे होते हैं, फिर एक लाइन होती है, फिर उसके बाद चौथी लाइन होती है उसमें एक डंडा, फिर ऐसे लिख के ऐसे होता है। ये ऐसे नहीं होती, 4 लाइनों के श्लोक नहीं होते हैं। तो फिर चौपाई में शायद रिदम होता होगा लास्ट वाली। रिदम तो सब में होता है, राइम होती होगी। राइम तो सब में होती है, श्लोकों में भी तो राइम होती है, श्लोक में दोहों में भी राइम होती है। बिना राइम के तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। श्लोक में उसको एक्सप्लेनेशन पूरा भावार्थ करना पड़ता है, चौपाई में इतना नहीं। दो में कौन सा भावार्थ है और चौपाई में कौन सी भावार्थ नहीं है, श्लोकों में कौन सा भावार्थ नहीं है? आप जो देखेंगे, अगर चौपाई में पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे, तो जो राम जी की जो रामायण है वो सारी श्लोकों के अंदर है, सारा भावार्थ समझ में आता है अपन को। तो आपके लिए होमवर्क है अपने एंड पे पता करके लाना है कि चौपाई, श्लोक, दोहा, इनमें क्या अंतर होता है ना। फिर मैं कल बता दूंगा अगर किसी को नहीं मिलेगा तो। ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए अपन को यार, हमारी सभ्यता की चीज़ें हैं, तो जिस पे हमें गर्व है वो चीज़ें तो पता होनी चाहिए हमें कम से कम। अब कोई पूछ ले हमारे को चौपाई क्या होती है, फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना 5 आदमी में। ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं अपन कल्चरल। चौपाई, दोहा और श्लोक, इन तीनों में क्या अंतर होता है, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आना, कल आप मेरे को बताना, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। ये तो सर इतना ध्यान रखते हैं, दुकान कब लगानी हैं? दुकान कब लगानी इतना ध्यान रखते हैं। अरे नहीं, वो तो है ही सबसे ज्यादा रेवाड़ा ही बोल रहा है, ये यही सोचता रहता है। आगे आ जाइए, शिलालेखों की भाषा देखिए। नई इंडो आर्यन द्रविडियन, ने देखो नई इंडो आर्यन भाषा कौन कौन सी है? मराठी, उड़िया, गुजराती, हिंदी। और गैर इंडो आर्यन भाषा कौन कौन सी है? द्रविडियन, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तुलु। इस्लामिक भाषा कौन कौन सी है अपने पास? अरबी है, फारसी है, उर्दू है, मिश्रित है और इब्रानी, हिब्रू। सुना है किसी ने नाम हिब्रू का? जी सुना है नाम ही सुना है। क्या होती है हिब्रू? सर, इजराइल में बोली जाती है। हाँ, अरे टैलेंटेड लोग हैं अपने पास। गैर भारतीय भाषा कौन सी है? सेमेटिक जिसे बोलते हैं अपन, आइमेक, मिश्रित, अर्मेनियाई, ईरानी या ये पार्थियन, सीरियाई, यूरोपीय, ग्रीक और ये वाली। सोनो तिब्बती भाषा कौन सी है? मणिपुरी। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे तो अच्छा रहेगा अपने पास, कौन सी भाषा कहाँ से निकली हुई है। इंडो आर्यन भाषा कौन सी है, गैर इंडो आर्यन भाषा कौन सी है, इस्लामिक भाषा कौन सी है, गैर इस्लामिक गैर भारतीय भाषा कौन सी है। जैसे कई बार आपसे पूछेगा कि शिलालेख दे देगा कोई, है ना, कोई भारतीय आदमी का शिलालेख दे देगा और उसके अंदर लिख देगा कि भाई है, अगर उर्दू लिखेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन वो उर्दू नहीं लिखेगा वो क्या लिखेगा आपको? वो लिख देगा कि भाई ऐसा कोई नाम नहीं देगा कि आपको पता चल जाए। जैसे आपको लिख देगा अरमेक भाषा दे देगा। अब आप वहाँ पे माथा पकड़ लोगे कि अरमेक भाषा का तो नाम ही नहीं सुना अपन ने, तो ये शिलालेख है नहीं है। फिर आप या तो हाँ करोगे ना करोगे, दोनों कंडीशन में अपन गलत हो जाएंगे। मध्य इंडो आर्यन भाषा कौन कौन सी है अपने पास? पूर्व बोली है, ये अशोक के शिलालेखों में सबसे सामान्य प्रमुख बोली है। ये शाही राजधानी पाटलिपुत्र की स्थानीय भाषा भी थी। स्तंभ शिलालेखों और लघु शिलालेखों सहित अधिकांश अशोकन अभिलेखों इसी बोली में थे। अब बताइए पश्चिमी बोली कौन सी? वेस्टर्न। ये पश्चिमी बोली केवल गिरनार के शिलालेखों और बॉम्बे सोपार के अवशेषों में दिखाई देती है। उत्तर पश्चिमी बोली कौन सी अपने पास? इस बोली को गांधारी के नाम से भी जाना जाता है। शाहबाजगढ़ी और मनसहरा के शिलालेख इसी उत्तर पश्चिम गंधार शैली में बोले जाते हैं। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। साहित्य में प्राकृत, पाली या हाइब्रिड संस्कृत। देखो साहित्य प्राकृत, इस भाषा का प्रयोग मध्यकाल के शिलालेखों में कभी कभी प्रसंग वश किया जाता है, या तो स्वतंत्र प्राकृत शिलालेख या फिर संस्कृत शिलालेखों के भीतर प्रयुक्त किए जाते थे। भीतर प्रयुक्त का मतलब ये हो गया कि भाई संस्कृत में कोई आपको कोई चीज़ लिख दी और फिर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्राकृत में कर दिया, ठीक है, ताकि आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाए। जैसे कि कई लोग जानते होंगे कि आज के ज़माने के अंदर कई श्लोक होते हैं, जो श्लोक होते हैं
उसका क्या कहता है, हिंदी अनुवाद भी आता है आपके पास, ठीक है। उस ज़माने में हिंदी चलती नहीं थी, उस समय प्राकृत और यही चलती थी, तो उसका उसमें अनुवाद करा जाता था। पाली भाषा, भारत में पाली भाषा के शिलालेख दुर्लभ रूप से मिलते हैं। यह आमतौर पर धार्मिक विषय वस्तु वाले बौद्ध शिलालेखों में देखे जाते हैं, जैसा कि सरनाथ में पाए गए पाषाण शिलालेखों में स्पष्ट। ये पाली भी भाषा वहीं से निकली है ना, प्राकृत के बाद पाली, अपभ्रंश या वट, ये सारी वहीं से निकली है। पौरालेखी हाइब्रिड संस्कृत कौन कौन सी है? उत्तर, मध्य व कभी कभी दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में ऐसे शिलालेख पाए जा गए हैं जिनकी भाषा ना तो पूरी तरीके से प्राकृत है और ना ही पूरी तरीके से संस्कृत है, बल्कि ये दोनों भाषाओं के विशेषताओं का मिश्रण है। संस्कृत में मराठी शिलालेख, अब आपको पता चलेगा मराठी कहाँ मिलेंगे अपन को, साइड नीचे। संस्कृत मध्य इंडो आर्यन भाषाओं में संस्कृत को मध्य इंडो आर्यन भाषाओं की जननी माना जाता है। शिलालेखों संस्कृत भाषा का आगमन पहली शताब्दी ईसा पूर्व से दिखाई देता है। सबसे पुराने शिला पाषाणिक काल, ये सबसे प्राचीन संस्कृत पत्र में अभिलेख निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अयोध्या अभिलेख मिले हैं, और दोसडी जो है गोसिडी जो अभिलेख हैं, और हाथीवाड़ा अभिलेख ही आपको मिलेंगे। मराठी में अपने पास कौन कौन से हैं? इंडो आर्यन भाषाओं में से है मराठी सबसे प्रचुर और सबसे बेहतरीन प्रलेखित भाषा है अपने पास। 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अपने पास मिलना स्टार्ट हुई है, ईस्वी से मिलना स्टार्ट हुई है। 12वीं 13वीं शताब्दी ईस्वी तक ये शिलालेखों में आराम सामान्य हो गई थी। मराठी शिलालेख आमतौर पर पत्थर या तांबे की प्लेटों पर दान संबंधी व स्मारक संबंधी होते थे। उड़िया व गुजराती भाषा, ये आप देख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। हिंदी, बंगाली, नेपाली, सिराई, ये सब बाद में आई है अपने पास, मॉडर्न डे 13वीं सदी के बाद में आई है। आपने अमीर खुसरो का नाम सुना है कभी? अमीर खुसरो जी पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने खड़ी बोली का इस्तेमाल लिया था 12वीं 13वीं सदी के अंदर। पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने 13वीं सदी के अंदर आपको खड़ी बोली का पहला बार प्रमाण मिलेगा आपको। जैसे कि उनकी एक ढकोसला है, आपने नाम सुना होगा कभी ढकोसले का। उनका एक ढकोसला है, उसके अंदर है मेरा मुझसे मान बढ़ावत, आगे बैठे मान बढ़ावत। इस तरीके से वो सखी से पूछती है कि मेरा मुँह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वहाँ से चिकन ना कोई दूजा एरी सखी। तो सखी बोलती है साजन, तो बोलती है ना सखी शीशा। मतलब उसके उनके जो ढकोसले हैं वो इस तरीके से हैं कि वो कुछ सवाल पूछती हैं 3 लाइनों का, और फिर सखी से पूछती है उसका नाम बताओ। सखी हमेशा बोलती है साजन। सखी के पास बेचारी का काम नहीं है, तो वो साजन पे अटकी है बस। तो सखी साजन बोलती है, फिर उसका असली नाम बताती है वो। तो आप देखिए, ये खड़ी बोली के एग्जाम्पल आपको 13वीं सदी में मिल जाएंगे यहाँ पे अमीर खुसरो जी के। तो आप इसको सुनेंगे, जैसे बोलते हैं मेरा मुँह से सिंगार करावत, मतलब मेरा मुँह से सिंगार कराते हैं। आगे बैठ के मान बढ़ावत, मतलब मेरे आगे बैठते हैं और मेरा मान बढ़ाते हैं, मेरा गरुड़ बढ़ाते हैं। वहाँ से चिकन ना कोई दूसरा, मतलब उनसे चिकना और सुंदर कोई दूसरा नहीं है। ऐसा सखी तो बोलते साजन, बोले ना सखी शीशा। तो शीशा भी आगे रहता है, मान बढ़ाता है। आप मन में सोचते हो मैं कितना इंसान लग रहा हूँ। जब आप जिम में जाओगे ना कभी, तो जिम के अंदर ऐसे बड़े बड़े शीशे लगे रहते हैं, आप बॉडी देखते हो, आपको मान बढ़ता रहेगा, ईगो बढ़ जाता थोड़ा सा। इस तरीके से बंगाली शिलालेख देखेंगे 18वीं से 19वीं शताब्दी के रूप में शिलालेख। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 18वीं अगर सदी लिखा हुआ है कहीं और 19वीं सदी लिखा हुआ है, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी को पता है? कहाँ से कहाँ की बात हो रही है? अगर मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ से कहाँ तक 18वीं सदी स्टार्ट कहाँ से होगी? 1700 से लेके 1799 तक, पक्का है ये? और अगर कोई 1700 में आ जाए, फिर अगर कोई 1700 में आ जाएगा तो फिर वो 17वीं 18वीं सदी नहीं मानी जाएगी क्या? निन्यानवे बाद वाली मानेंगे। चलो ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कि अगर 18वीं सदी की बात हो रही है तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास सवाल आते हैं कि 18वीं सदी के अंदर ये हुआ था। जैसे अभी अपन कई कानून पढ़ेंगे जब अंग्रेजों के ज़माने के, तो कई बार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि 18वीं सदी के अंदर इस तरीके का कानून बना था। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे,
दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो 1700 के अंडर होंगे, 1709 होगा या 1740 मान लो या कुछ भी मान लो आप, ठीक है। एक तो 1700 का होगा और उसी के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर ही आपको ऐसा लिखा होगा 1609 या 1615 इस तरीके से। अब आपको वहाँ पे स्वयं विवेक का यूज लेना है कि ये वाला 17वीं शताब्दी है और ये वाली 17वीं शताब्दी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या बहुत प्रेशर में रहते हैं, जल्दीबाजी में अपन काम करते हैं तो कई बार अपने दिमाग से निकल जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि 17वीं शताब्दी का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 1601 से लेकर 1699, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, आपने जो बताया वो बता रहा हूँ मैं। कई बंदे 1700 को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, कई बोल रहे हैं कि 1701 को ही माना जाएगा और कई बोल रहे हैं 1799 तक ही होगा। तो एक बार आप इसको भी पढ़ लेना, वैसे अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं बताऊंगा कल, ठीक है। नेपाली आ जाओ अपने पास, 1800 से 19वीं शताब्दी आ जाएगी। सिन्हली आ जाओ अपने, श्रीलंका के अंदर जो सिन्हली चलती है और उसमें पत्थरों पर उकेरे गए थे सामान्य थे, बहुत जो मठवासी प्रतिष्ठान थे वहाँ पे आपको मिल जाएगी। द्रविडियन भाषा के अंदर कौन कौन सी आ जाएगी हमारे पास, तमिल आ जाएगी, कन्नड़ आ जाएगी, तेलुगु आ जाएगी। तमिल के अंदर ये आ गए अपने पास फर्स्ट। आपको पता है हमारे पास 4 क्लासिक भाषाएं, कितनी भाषाएं, सॉरी 8 क्लासिक भाषाएं, किसी को पता है क्या? चार क्लासिक भाषा, 8 क्लासिक भाषाओं के बारे में पता है क्या किसी को? नहीं पता? अरे कॉन्स्टिट्यूशन भाषाओं में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में है। देखो अपने पास मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो होमवर्क लिख लो, अपना होमवर्क याद करके आना है आपको। होमवर्क लिखो 8th शेड्यूल की भाषाओं, 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं ये लिख लो। 8 क्लासिक भाषा कौन सी अपनी, 8th शेड्यूल में कितनी भाषाएं, 8 क्लासिक भाषा कौन सी है। 8th शेड्यूल में जो सबसे नई भाषा अभी ऐड हुई है वो कौन सी है, 8 क्लासिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। 8 क्लासिक भाषाओं के अंदर क्या होता है, क्यों, इसका क्राइटेरिया क्या है। 8 क्लासिक भाषा क्लासिक है या नहीं है, उसको होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है अपने पास, क्या क्या होना चाहिए जब उस भाषा को क्लासिक भाषा में माना जाएगा। है क्या हो गया? राजस्थानी भाषा 8th शेड्यूल में नहीं है। राजस्थानी भाषा सुनिए, राजस्थानी भाषा 8th शेड्यूल में नहीं है। क्या हुआ था जब आज़ादी मिली थी तो एक सहमति बनी थी कि भाई हिंदी जो भाषा है उसको हम भारत में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो नेहरू जी जो थे उन्होंने राजस्थान से अपील करी कि आप तो कम से कम हिंदी भाषा आप अपनाइए। तो हमने बड़ा दिल दिखा के हमने अपनी जो भाषा है राजस्थानी उसको छोड़ के और हमने हिंदी को ऑफिशियल भाषा के रूप में अपना लिया था, ठीक है। हमारा बड़ा दिल था तो हमने अपना लिया। हमारी जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, राजस्थान की भाषा हिंदी नहीं है, हमने बड़ा दिल करके अपना लिया था। आ जाइए यहाँ पे, तमिल जो है एक क्लासिक लैंग्वेज है, मैं आपको बताता हूँ। तमिल एक क्लासिक लैंग्वेज है। हेलो बताइए, तमिल एक क्लासिक लैंग्वेज है। 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 1ली शताब्दी ईस्वी तक के बीच दिखाई देने लगे थे। एक पूर्ण पुरालेखीय भाषा रूप तमिल का वास्तविक वह उदय पल्लव राजवंश के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। तमिल और संस्कृत के मिश्रित द्विभाषीय ताम्रपत्र अभिलेखों की जड़ 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलती है हमारे पास। दूसरी है कन्नड़, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है। कन्नड़ के प्राचीनतम पुरालेख जैसे कि ये हमिडी और बादामी वैष्णव गुफा के शिलालेख 6वीं व 7वीं शताब्दी ईस्वी प्रारंभ हो गए थे हमारे पास। फिर है तेलुगु भाषा पहली बार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के आसपास शिलालेखों में दिखाई दी थी। ये कलमल्ला और एरागुड़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपको पता है क्या कि रजनीकांत सर जो है हमारे पास, रजनीकांत
रजनीकांत सर जो हैं कौन सी इंडस्ट्री से हैं? तमिल से हैं, कन्नड़ से हैं, तेलुगु से हैं? तमिल से। कन्नड़ का कोई सुपरस्टार याद है क्या आपको? यस। कौन है? यस। कन्नड़ कौन है? यस है सर, यस। यश। और तेलुगु से? अल्लू अर्जुन। पुष्पा। चलिए अपन सिनेमा पढ़ेंगे जब अपन इसको याद रखेंगे कहाँ कहाँ से कौन सी इंडस्ट्री से कौन कौन निकलता है। यहाँ पे आ जाओ। मलयालम और इस्लामी गैर भारतीय भाषाएं देख लेते हैं अपन। मलयालम के बारे में आप ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ नहीं है। जो भारतीय भाषाएं हैं ये अपने पास है। अरमेडिक है और सोडियन है, पार्थियन है, बैक्टीरियन है, सीरियाई है, अरबियन है, ये देख लेना आप। यूरोपीय एवं चीनो तिब्बती भाषा कौन कौन सी है? ग्रीक, यूनानी जो है यूरोपियन है, पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, ये थोड़ा देख लेना। मूर्तिकला पे आ जाइए। स्कल्पचर, मूर्तिकला के अंदर हम स्कल्पचर पे आ जाते हैं। देखो मूर्तिकला के अंदर मेनली 3 चीज़ें हैं, ज़्यादातर के अंदर 3 डिवाइडेशन होगी। मंदिर कला के अंदर भी नागर शैली है, द्रविडियन शैली है, और तीसरी शैली कौन सी है? बेसर शैली है। वेसर शैली अपने पास। तो यहाँ पे भी 3 शैलियाँ आपको मिलेंगी। ये भी देखो सृजनशीलता की अभिव्यक्ति। भारतीय मूर्तिकला भारतीय रचनात्मक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति और उनकी व्यापक से सराहना की जाती है। भारतीय मूर्तियों का चैत्र भाव, मनोदशा की आनंदमयी लेकर कामुक और भयानक होरर तक, आकार में विशाल काय से लेकर सूक्ष्म तक, पूरी तरीके से प्राकृत से लेकर अमूर्त तक विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कौन कौन सी विभिन्न शैलियाँ, कौन कौन सी समुदाय के, धार्मिक के, क्षेत्र स्थान विशेष समय काल के उसमें भी मिल जाएगी आपको। प्रागैतिहासिक की में मिल जाएगी। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी से 1ली शताब्दी, 1ली से 3री शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी, 4थी से 6ठी ईस्वी, 7वीं से शताब्दी ईस्वी से लेकर आगे तक की। मूर्तिकला ऐतिहासिक विकास देखेंगे अपन इसके अंदर। तो अपने पास में मौर्य काल से अपन को 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारत में प्राचीन पुरातात्विक अवशेष मौर्य काल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के उदाहरण मिल जाएंगे अपने पास। मध्य 3री शताब्दी ईसा पूर्व से रामपुर विहार, यह वृक्षण शीर्ष जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन व नई दिल्ली में स्थित है, ये भी मिल जाएगा अपन को। आपको पता है कि जो अशोक स्तंभ है अपना, देखा है कभी अशोक स्तंभ? नेशनल एम्बलम सर। हाँ सारनाथ में सर, रोज देखता हूँ। रोज देखते हो। कितने शहर है उसके अंदर? 4 सर। अरे उसमें 4 शेर है, टाइगर है, क्या है उसके अंदर? सर शेर है, लोयन है, टाइगर है? लायन है सर, लायन। चलो ठीक है। और वो 4 लायन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सर वो 4 डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कि अशोक के समय में बुद्धिज्म चारों डायरेक्शन में फैला हुआ था। और सरनाथ के जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे किसका सिंबल है? उसके नीचे सर जो अंग्रेज के घंटे में चक्र है। चक्र में कितने डंडियां हैं? 24 से। अच्छा, आपके तो बढ़िया नॉलेज है वैसे भी। सरनाथ के आसपास ही रहते हो क्या आप? जी सर, वाराणसी। अच्छा, जब भी आपकी इतनी बढ़िया नॉलेज हो। रोज करता हूँ सर गाइडिंग। अच्छा, वो जो अपने जो अशोक चक्र है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है क्या? अशोक चक्र से धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म नहीं है भैया, धर्म तो धम 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 बोला जाता है। वहाँ पे जो अशोक का है वो धम है। धर्म शब्द अलग है, धम शब्द अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। अब हम जब अशोक के बारे में बात करेंगे, जब आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, धम अशोक का जो है धम है, और जो अपन धर्म बोलते हैं वो अलग है, और जो आज मॉडर्न डे में जो धर्म है वो अलग है। 3 चीज़ें अलग अलग है। धम अलग है, धर्म अलग है, और मॉडर्न डे का जो धर्म है वो अलग है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मूर्ति धम्म का मतलब क्या होता है? है धम्म का मतलब क्या होता है? अभी अशोक पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा धम का मतलब क्या होता है। मूर्तिकला के सबसे शुरुआती रूपों में प्राचीन नगर हड़प्पा से मिली मोहरें शामिल है, या दामाबाद से प्राप्त कांसे की वस्तुएं 1000 ईसा पूर्व जो हमारे पास तांबे के हथियार बाद की गुफाएं कला में मिलती हैं। फिर वैदिक काल के अंदर भी मिलेंगी आपको। फिर आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इस काल में मूर्तिकला मुख्य रूप से सम्राट अशोक के शासनकाल में गहराई से जुड़ा हुआ था। इस शासनकाल के दौरान अधिक ऐतिहासिक कलात्मक निर्माण देखे गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से पशुओं की आकृति और कुछ लोकप्रिय देवी देवताओं की मूर्तियों को भी उकेरा गया था। अशोक के पोते का नाम पता है क्या आपको, क्या है?
छोड़ो, बहुत गहराई में चलेगा अपन। प्रयुक्त सामग्री शुरुआती प्राचीन काल में निर्माण के लिए मुख्य रूप से नश्वर सामग्री जैसे लकड़ी, मिट्टी का उपयोग किया जाता था। दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व, इस दौरान भारतीय मूर्तिकला और कला के कोणीय रूपरेख और कठोर सतहों और सजावटी विवरणों के साथ समतल घन आकारों की अत्यधिक अमूर्त रूप लिया गया था। इस काल में आख्यानात्मक राहत मूर्तियों का युग भी कहा जाता है। आख्यानात्मक समझ में आ रही है क्या आपके? नरेटिव बोलते हैं आख्यानात्मक, मतलब जो कुछ एक्सप्लेन कर रही हो। राष्ट्रपति भवन में रखा गया जो वर्कशॉप शीर्ष है, यानी बुल कैपिटल जो पहले से राष्ट्रपति भवन के अंदर प्राप्त राष्ट्रपति भवन में स्थापित मौर्यकालीन प्रसिद्ध वृक्षण शीर्ष है, वो भी दर्शाया गया है। एक अशोक स्तंभ के साथ में एक और मूर्ति थी, आपको पता हो शायद तक। एक तो हमारे पास अशोक स्तंभ है, उसके साथ में अशोक की एक और मूर्ति थी। उसका किसी के बारे में पता है कि उसमें कौन से 4 जानवर थे? कौन कौन से थे? एलिफेंट था, लॉयन था, बुल था, लॉयन, एलिफेंट, बुल और चौथा कौन सा था? हॉर्स, घोड़ा। ऐसे याद रखो यार, चीजें आपको फायदा करेंगी। अपन ने क्या अशोक स्तंभ भी देखा है आज तक, वो एक और स्तंभ है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, उससे भी सवाल बन के आएंगे। मूर्तिकला, जल ब्रह्मांड विज्ञान एवं मथुरा शैली सांची देखो यहाँ पे। अब अपने पास अलग अलग शैलियों की बात होगी तो उसको समझ लेते हैं। इस काल की अधिकांश कलाकृतियाँ ब्रह्मांडीय विज्ञान से प्रभावित हैं, जिनमें से यह माना जाता है कि समस्त सृष्टि की उत्पत्ति जल से हुई है। प्रमुख प्रतीक कौन कौन से हैं? कलाकृतियों में कमल के फूल दिखेंगे आपको, जल के पात्र, गिलास से निकलती हुई वनस्पतियाँ दिखेंगी, पेड़, जलीय जीव जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ, सांप आदि दिखेंगे आपको। यक्ष, पक्षी, नाग इस काल की मूर्तियों, यहाँ पे जो यक्ष, यक्षी है एवं नाग, इस काल की मूर्तियों में मानव जीवन के स्रोत नाग या सर्प, दक्ष, यक्षिणी, प्रेमासा जोड़े को दर्शाने की परंपरा रही है। यक्ष, यक्षिणी पता है कि किसी को? सबको पता है ना यक्ष, यक्षिणी किसे कहते हैं अपन? अरे भाई, यक्ष, यक्षिणी किसे कहते हैं पता है क्या सबको? होमवर्क में लिख लो, होमवर्क में लिख लो यक्ष, यक्षिणी। मनुष्यों के बीच में होते हैं शायद। होमवर्क में लिख लो यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ, होमवर्क में लिखो। भौगोलिक प्रसार, मूर्तिकला की ये नई शैली पूरे भारत में फैली है, जैसे कि ओडिशा, महाराष्ट्र, मथुरा, सरनाथ, सांची, आंध्र प्रदेश। सांची का मान स्तूप, ये सांची ये शैली लंबे समय तक नहीं टिक सकी थी। द्वारों पर की जाने वाली सजावट कलात्मक शैली विकसित हुई थी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण सांची के स्तूप, मान स्तूप का तोरण द्वार दिख जाएगा आपको। मूर्तिकला की मथुरा शैली, देखो 3 शैलियाँ होती है। मथुरा शैली अपन पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। पहले होती है मथुरा, गांधार और वो सारी शैलियाँ पढ़ेंगे अपन। पहले मथुरा शैली पढ़ रहे हैं अपन। मथुरा कला शैली के विकास के साथ मूर्ति में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जो अधिक मानवीय शैलियों में परिलक्षित हुआ। भावनाएं केवल चेहरे के माध्यम से ही नहीं, बल्कि पोशाक, अभिव्यक्ति, हस्त मुद्राओं और शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से व्यक्त की जाती थी। कोई बता सकता है क्या गौतम बुद्ध की जो हमारे पास कितनी मुद्राएं हैं हाथ की? 4 हैं पक्का? ये भी होमवर्क में लिख लो भाइयों, कितनी मुद्राएं हैं। प्रारंभिक काल में भारतीय विषय वस्तु के रूप में बौद्ध धर्म का दबदबा था, लेकिन बुद्ध को कभी भी मानवीय आकृति में नहीं दर्शाया गया था। शुरुआती दौर में केवल प्रतीकात्मक चित्रणों जैसे कि वृक्ष, वेदी, चरण चिन्ह व स्तूप में ही दिखाई देते थे। आपको पता है पहली जो बुद्ध की जो मूर्ति है वो कब बनाई गई थी? 5वीं सदी के अंदर। और अगर आप देखोगे ना, बुद्ध जो है, ये जो चेहरा है उनका जो इंडो यूरोपियन से थोड़ा ज़्यादा मेल खाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब सिकंदर आया था पहली शताब्दी के अंदर, तो सिकंदर की जो फेस कट है उससे ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो बुद्ध की मूर्ति जो है, बुद्ध की ना होकर सिकंदर की मूर्ति है। ये सिर्फ एक वो है, ह्यूमर है या क्या है वो मुझे पता नहीं है, बस ऐसे प्रचलन में है तो मैंने आपको बता दिया। यक्ष मूर्तियों का प्रभाव, बुद्ध के मानवीय रूप खड़ी मुद्रा वाली यक्ष की आकृतियों से प्रभावित है। पारंपरिक यक्ष
प्रतिमा वस्त्रों आभूषणों सुसज्जित होती है, जिसका एक हाथ कंधे तक उठा होता है और जिसमें चंवर होता था, दूसरे हाथ कमल पर बंधा होता था जिसमें कोई थैला या वस्तु होती थी। कोई बता सकता है चंवर क्या होता है? चंवर हवा देने वाला जो होता है? जो हवा के लिए वो हिलाते हैं। अच्छा, आपने इंग्लिश में पढ़ लिया, मतलब चलो बढ़िया। मूर्तिकारों ने बुद्ध की प्रभावित छवि विकसित करने के लिए यक्ष प्रतिमा के स्वरूप को अपनाया। बुद्ध को भिक्षुओं के रूप में दर्शाने के लिए यक्ष से उनके आभूषणों, गद्देदार वस्त्रों व अन्य जो सांसारिक वस्तुओं को हटाकर सादे सन्यासी वस्त्र चीवर पहनाए गए थे। दाहिने हाथ में चंवर हटाकर उन्हें अभय मुद्रा यानी कि भय से मुक्ति का आश्वासन देने वाला बताया गया है। मतलब बायां हाथ कमर पे है और वो अभय मुद्रा के अंदर है। मथुरा शैली के अंदर ये है। अब उसके बाद में आ जाती है गांधार शैली, गांधार कला। गांधार कला शैली ग्रीको व रोमन कला से अत्यधिक प्रभावित है। एक बात बता सकते हैं कोई कि ग्रीक जो कला है और अपनी जो मथुरा शैली है उसमें कोई अंतर बता सकता है कोई एक आदमी? ग्रीकों की और मथुरा की कला के अंदर बिल्कुल सिंपल सा है। ग्रीक जो है डिटेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। मथुरा कला के अंदर स्थापत्य कला थोड़ी पुरानी है तो उसमें इतनी डिटेलिंग का ध्यान नहीं दिया जाता। बस इतना सही मोटा मोटा आप याद रख लीजिए, बाकी अपन इसके क्लास उनके अंदर अंतर पढ़ेंगे अभी। मथुरा शैली के विपरीत गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमाएं अक्सर एक आरोपित कृत्रिम भक्ति की भावना में व्यक्त की है। गांधार मूर्तिकारों ने बुद्ध के पार्थिव सांसारिक जीवन को दर्शाते हुए उन्हें मृत्यु के कगार पर एक दुबले पतले क्षीण व काश्य सन्यासी के रूप में चित्रित किया है। बुद्ध की प्रतिमाओं में आगे का सुधार व परिष्कृत ये क्या है आंध्रा कला जैसी मूर्तियों की कला में देखा जा सकता है। भारतीय कला का शास्त्रीय चरण 4वीं शताब्दी ईसा एडी में उदय के साथ शुरू हुआ था। गुप्त काल के अंदर मैं बताया ना आपको, गुप्त काल के अंदर ही आपको सबसे महान चीज़ें मिलेंगी। इस कालखंड में भारत के भूतपूर्व सुधार निकाला गया जो मूर्तिकार की आंतरिक आध्यात्मिक भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पे आप देख लेंगे अजंता के अंदर भी आपको मिल जाएंगे और ये इसके अंदर थोड़ी गांधार शैली मिलेगी। एक होती है अब यहाँ पे मूर्तिकला के अंदर पाषाण मंदिर कांस्य व ढलाई कलात्मक परिवक्ता। ये जो मूर्तियाँ होती हैं ये भी पंचमार्ग के थ्रू भी बनाई जाती हैं। जो आपको हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलेगी जो मूर्ति वो पंचमाकार के थ्रू ही मिलेगी, यानी एक मोम का एक चीज़ बनाई जाती है। जैसे मोम की एक मूर्ति बनाई जाएगी, उसे पंचमार्क सिस्टम बोलते हैं। मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है और उसके चारों तरफ मिट्टी से उसको गीली मिट्टी करके उसके ऊपर लगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि उसको गर्म करा जाता है, बल्ब चिपका दिया जाता है। जब वो मिट्टी सख्त हो जाती है तो उसको गर्म करा जाता है। मिट्टी पकने के बाद वो ढांचा तैयार हो जाता है और मोम सारी पिघल के नीचे आ जाती है। मतलब एक छेद होता है उसके अंदर, और जो मोम जो बहुत ज़्यादा गर्म करा जाता है तो मिट्टी पक जाती है और जो मोम है ये पिघल के बाहर आ जाती है। अब इसके अंदर क्या होता है, धातु भरी जाती है। तो वो मिट्टी का जो खोल होता है वो इस तरीके से डिजाइन होता है। जब उसमें धातु भरी जाती है तो वो धातु जो सूखने के बाद बिल्कुल उस जो मोम के जो बना था अपने पास स्ट्रक्चर उसकी तरह बन जाती है। फिर हम मिट्टी को तोड़ के हटा देते हैं और हमारे पास जो है मूर्ति निकल के आ जाती है। ये मैं आपको जो बताया ये पंचमार्क मूर्ति का सिस्टम है, ये अपने हड़प्पा सभ्यता के अंदर था। इस कालखंड के दौरान बड़ी संख्या में पाषाण पत्थर व मंदिरों का विकास का निर्माण हो गया था। इस काल में कुछ प्रमुख प्रसिद्ध कलाकृतियाँ शामिल थी। पांड्रियन यानी कश्मीर नृत्य करती हुई देवी की मूर्तियाँ, कन्नौज की मातृ देवी की मूर्तियाँ, बिहार से प्राप्त कांस्य कलाकृतियाँ, कश्मीर से प्राप्त कांस्य प्रभा मंडल। कोई बता सकता है प्रभा मंडल किसे कहते हैं? भगवानों के अंदर बहुत फेमस है आभा मंडल, प्रभा मंडल, सुना है कभी नाम? जो सिर के पीछे जो सूरज सा होता है शायद। चलिए यहाँ पे आ जाइए। उत्तर भारत में कांस्य कला का इतिहास देखिए। उत्तर भारत में कांस्य जो कांस्य क्या होता है, यहाँ पे कांस्य जो पीतल और उसको मिला के बनाया जाता है कांस्य की मूर्तियाँ। मूर्ति का एक लंबा व समुद्र इतिहास रहा है। लोप्त मोम तकनीक, ये मैंने आपको बताया वैक्स तकनीक बोलते हैं इसको, वैक्स प्रोसेस बोलते हैं। ये ढलाई तकनीक के रूप में जो लुप्त मोम प्रक्रिया है
इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मोल्ड सांचा बनाने के लिए एक मोम का उपयोग किया जाता है, जिससे भीतर पिघली हुई धातु डाली जाती है। ठीक है, लो वैक्स बोलते हैं इसको, और पंचकार भी बोलते हैं इसको, दोनों तरीके से हिंदी के अंदर। उत्खनन प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक अलिखित इतिहास। प्रागैतिहासिक जो है उस समय कुछ भी लिखा नहीं जाता था, सिर्फ जो है चित्र बना के बताया जाता था, प्रागैतिहासिक काल कहता है। आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास का वह भाग जिसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सकता है, उसे बोलते हैं अलिखित इतिहास या प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। अच्छा, आपको बता सकता है कि प्रागैतिहासिक काल पहले था या आद्य ऐतिहासिक काल पहले था? आद्य ऐतिहासिक काल पहले था या प्रागैतिहासिक काल पहले था? कौन सा काल पहले था? कोई बात नहीं, आ जाइए, वापस आ जाइए। आवासीय स्थल जहाँ प्रागैतिहासिक मानव निवास के साक्ष्य छोड़ता था, और समाधि दफन स्थल जहाँ मृतक शरीरों से जुड़े अवशेषों को दफनाया जाता था, और कारखाना स्थल या औजार जहाँ पत्थरों व अन्य सामग्रियों के उपकरण औजार बनाए जाते थे। इन तीनों को देख के हम बताएं। उत्खनन आवासीय स्थल के बारे में देखेंगे तो आवासीय स्थल शब्द का उपयोग पुरातत्वविदों द्वारा एक विशेष प्रकार के स्थलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बसावट की प्रक्रिया, इसका उपयोग उस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया जाता था जिसके तहत एक विशिष्ट सामूहिक या किसी क्षेत्र में निवास करते थे, अपनी बस्तियां बसाते थे। कॉलोनाइज, यह पुरातात्विक खनन से सबसे अधिक सामान्य रूप से खोदे जाने वाले स्थल हैं अपने पास। आवासीय स्थल में वे स्थान होते हैं जहाँ लोगों का समूह अपनी दैनिक गतिविधि को केंद्रित करता था। अच्छा, आप बता सकते हैं कि पहले लोग कबीले में लेना स्टार्ट करे थे या इंडिविजुअल रहना स्टार्ट करे थे? कबीले में सुरक्षा मिलती है, इसलिए कबीले में। ये मकानों, घरों, अवशेषों, गुफाएं व शिलाश्रय और आदि तक जो खुले क्षेत्र भी हो सकते हैं या स्थायी आश्रय के कोई अवशेष नहीं मिले थे। इसलिए आवासीय स्थलों की पहचान पुरातात्विक कबीले को घरेलू अभ्यास दैनिक जीवन की गतिविधियों को पहचानने में हमारी क्षमता पर निर्भर करते हैं। समाधि व दफन, ये मृतकों के जो चीज़ें होती थी उससे अपन पता करते थे कि क्या चीज़ें थी जो उस समय बैरल में अपन को मिलती थी, उसके बारे में पढ़ लेंगे। क्रिया सर्कल को आप देखना, इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ना है इसको। दफन स्थल, सेफ्ट, डोमेन व अन्य प्रकार, डोलमेन, पाषाण कक्ष, ये सारे आप पढ़ना। पत्थरों की पेटिका क्या होती है और डोलमेनाइट सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा देख लेना आप। दफन स्थल के बारे में ये पूरा ही। उत्खनन कारखाना स्थल, कारखाना में अपने पास प्राथमिक संदर्भ के अंदर जहाँ पे बनाए गए थे या उनका उपयोग किया गया था। अर्ध प्राथमिक स्थल कौन से होते हैं? मूल स्थान से थोड़ा दूर, और द्वितीयक अपने मूल स्थान से काफ़ी दूर। जैसे मान लो कोई हथियार मिला अपन को और बहुत सारे हथियार मिल रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि यहीं बनते होंगे और यहीं यूज़ होते होंगे। एक कोई 2-4 हथियार मिल रहे हैं लेकिन उनके बनने का कोई प्रोसेस या कुछ नहीं मिल रहा, तो ये मतलब यहाँ बनते होंगे लेकिन यहाँ लाए गए होंगे। जैसे 100-150 मिल गए, यहाँ पे अगर 1000 मिल गए तो उसका मतलब यहीं बनते हैं। 100 मिल रहे हैं तो मतलब बनते होंगे लेकिन ये स्टोर रूम होगा, यहाँ लाए गए होंगे। 1-2 मिलते हैं तो मतलब जो बना था उससे द्वितीय स्थान, मतलब बहुत दूर पाए जाने वाली चीज़ें हैं। पाषाण उपकरणों के प्रकार देखेंगे अपन। जो हस्त कुठार होती थी, एक पेबल टूल्स होता था, चॉपिंग टूल्स होता था और क्लीवर होता था। तो इसका आधार लगभग त्रिकोणीय होता था, जो एक तरफ से चौड़ा और दूसरी तरफ से नुकीला होता था। आमतौर पर हस्त कुल्हाड़ी के उपयोग दोनों तरफ से किया जाता था, इसलिए इसे बाईफेस या द्विपक्षीय उपकरण भी कहा जाता है। बाईफेस मतलब इस तरीके से आप ट्रायंगल मान सकते हो इसको, इस तरीके से ट्रायंगल होता था ये, और आगे से इसमें नुकील एक धारदार चाकू की तरह होता था दोनों तरफ से, तो उसको दोनों तरफ से काम में लिया जाता था। यहाँ पे पेबल क्या होता है? ये उपकरण नदी के गोल पत्थरों से सूक्ष्म तकनीक द्वारा बनाए जाते थे। इसके काम करने के लिए केवल एक ही कार्यकारी धार होती थी, मतलब एक तरफ से ही ये नुकीला होता था, एक तरफ से नुकीला नहीं होता था। चॉपिंग टूल्स क्या होते हैं? ये हुए उपकरण पेबल कोर पत्थरों से बने होते थे। इसमें से जो फ्लैक होती है यानी कि शल्क होती है, तकनीक द्वारा दोनों तरफ से काटने वाली धार होती थी, इसके अंदर बनाई जाती थी। चॉपर एक बड़ा पाषाण उपकरण है जिसमें केवल एक तरफ काटने वाली धार होती थी।
क्लीवर ये बड़े चपटे आकार के या त्रिकोणीय पत्थर से बनाए जाते थे। इसमें केवल एक चौड़ी और सीधी काटने वाली धार होती थी। तो कई चीज़ें क्या है कि बहुत लंबा अगर आपको घात करके बिल्कुल काटना है तो इस तरीके से उसको काम में लिया जाता था। हर उपकरण का अपना अपना जो है काम होता था। पाषाण उपकरणों के प्रकार कौन कौन से होते थे? एक तो ब्लेड या फलक वाले होते थे, एक यूब्रिन होते थे, एक हरकूप मरते से भाला मतलब दूर से फेंक के वो शिकार करने वाला, स्क्रैपर्स या कुर्चनी, ऑल छेदनी या माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण। ये इसके बारे में आप पढ़ लेना कौन कौन से उपकरण क्या क्या होते हैं और थोड़ा समझ लेना ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता सकें। अब यहाँ पे देखो मृतभांड कला। भारत में पोएट्री का इतिहास देख लेंगे अपन। मृतभांड किसे कहते हैं? जो कोई जो मट्टी के जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसको अपन मृतभांड बोलते हैं। अलग अलग सेंचुरीज के अंदर अलग अलग चीज़ें पाई गई थी। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैंने आपको बताया था कि BC और AD होता है अपने पास, ठीक है। अभी 2 साल पहले जो UN ने BC को बदल के BCE कर दिया, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो अब आपको BC नहीं मिलेगा, अब आपको BCE मिलेगा हर जगह। BCE मतलब क्या हो गया? बिफोर कॉमन एरा। यहाँ तक बात याद रह जाएगी। अभी लेटेस्ट हुआ है अपने पास 2-3 साल के अंदर ही हुआ है। पहले BC और AD होता था, अब BCE होता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। नवपाषाण काल है, न्यूलिथिक जिसे बोलते हैं 10,000 साल पहले का जो है वो कहलाता है न्यूलिथिक नवपाषाण काल। फिर होता है ताम्रपाषाण काल जो कैलियोलिथिक है। फिर होता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर है वैदिक काल, ये अपने वैदिक काल आ गया 1500 से 500। और फिर उसके बाद में आता है मौर्य काल, ये 321 से लेकर 1818 BC। फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा कुषाण काल, कुषाण पीरियड। फिर आ जाता है हमारा गुप्ता काल 4वीं से 5वीं सदी। और फिर आ जाता है तुर्क मुगल या रियासती काल, तुर्क और मुगल का राज जो अपने पास 12वीं सेंचुरी से लेकर 1947 तक है। 1947 आप काट लेना। वैसे अपने पास लास्ट मुगल जो था 1857 तक ही था। कौन था आखिरी मुगल राजा, तो बता सकता है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत या कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, पर मिलते हैं कल। तो थैंक यू और गुड नाइट सबको।